नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। आप देख रहे हैं शिवम्स कॉर्नर और मैं काम कर रहा हूं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में एज अ ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जीडीएस बीपीएम के रूप में मेरे 3 महीने कैसे गुजरे और मेरा क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा इस जॉब को लेकर। इस जॉब में मुझे किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा और मैंने किस प्रकार अपने टारगेट्स को कंप्लीट किया और मुझे टारगेट्स कैसे मिले, किसके द्वारा दिए गए और मैंने उन्हें किस प्रकार से कंप्लीट किया और इस जॉब में किस प्रकार की कठिनाइयाँ हमें देखने को मिलती हैं। आज A to Z बात आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें और अंत में मैं एक आपको स्पेशल बात बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को फुल वॉच करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात आती है मेरी जॉइनिंग कब हुई थी। तो मेरी जॉइनिंग हुई थी 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर 2024 को मेरी जॉइनिंग हुई थी और 23 दिसंबर ही मेरा फर्स्ट डे था मेरे ऑफिस का। तो सबसे पहले मैंने 23 दिसंबर को अपनी जॉइनिंग कंप्लीट किया। जो हमारे मेल ओवरसियर सर थे उन्होंने मुझे अपने ऑफिस का चार्ज दिलाया 23 दिसंबर को और चार्ज लेने के पहले ही दिन से मैं अपने ऑफिस का प्रभारी बन गया और फिर उसके बाद अगले दिन से लगभग 12 दिनों तक मेरा कोई काम नहीं रहा, क्योंकि अगले 12 दिनों तक मेरी CSI आईडी बनकर नहीं आई थी। CSI आईडी जो होती है वो होती है ऑपरेटर आईडी। जब तक आपकी ऑपरेटर आईडी बनकर नहीं आ जाती तब तक आप किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर सकते हैं। काम करने के लिए आपको आपकी ऑपरेटर आईडी बनना अत्यंत ही आवश्यक है। यदि आपकी ऑपरेटर आईडी नहीं बनी है तो आप काम नहीं कर पाएंगे। तो अब बात आती है कि मेरी ऑपरेटर आईडी कैसे बनी। तो सबसे पहले मेरी ऑपरेटर आईडी बनाने के लिए मैंने अपने मेल ओवरसियर सर से कांटेक्ट किया। उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़ ली और उसे डिवीज़न ऑफिस में सेंड किया, जिससे डिवीज़न ऑफिस में जाके मेरी ऑपरेटर आईडी बन पाई। मेरी ऑपरेटर आईडी बन के आ गई 12 जनवरी 2025 को। जैसे ही 12 जनवरी 2025 को मेरी ऑपरेटर आईडी बन के आई तो उन्होंने मुझे मेरी ये ऑपरेटर आईडी दी और इसे एक्टिवेट करवाने को कहा। तो जैसे ही मैंने अपनी ऑपरेटर आईडी को अपने मोबाइल में डाला और उसके बाद मैंने कॉल किया अपने डिविज़नल ऑफिस में कॉल करने के बाद उन्होंने मेरी जो आईडी थी उसको एक्टिवेट कर दिया। उसके बाद मैंने अपना पासवर्ड सेट किया और उसके बाद मैंने अपनी आईडी लॉगिन कर ली। आईडी लॉगिन करने के बाद मैंने अपना काम यथावत करना चालू कर दिया। जो पुराने ग्राहक थे उनके डिपॉजिट करना, उनके विड्रॉल्स करना एंड जो कि नए ग्राहक हैं उनके अकाउंट्स ओपन करना, ये सब सारे काम मैंने करना स्टार्ट कर दिया था। साथ ही साथ मैं नए बीमा के प्रस्ताव कैसे लाना है ये सब सीख रहा था अपने ABPM से, जो कि BPM के पद पे काम कर रहे थे मेरी जॉइनिंग के पहले। तो उन्होंने मुझे पूरा A to Z गाइडेंस दिया कि मुझे कैसे नए प्रस्ताव ओपन करने हैं, कैसे नए अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स को फिल करना है और यदि उन फॉर्म्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे कैसे सॉर्ट आउट करना है। A to Z जानकारी उन्होंने मुझे सिखाई और उनके द्वारा ही मैंने सीखा कि कैसे ऑफिस का काम किया जाता है, कैसे रजिस्टर्स को मेंटेन किया जाता है और कैसे मोबाइल से अकाउंट ओपनिंग की जाती है और कैसे बीमा किया जाता है, कैसे प्रीमियम का इंस्टॉलमेंट पे किया जाता है और साथ ही साथ कैसे डे एंड से लेके डे बिगिन किया जाता है, डे बिगिन से लेके डे एंड किया जाता है, बोडा रिपोर्ट कैसे जनरेट की जाती है, IPPB का ट्रांजेक्शन कैसे फेच किया जाता है। A to Z चीज़ मैंने सीखी अपने ABPM से। उनसे सीखने के बाद मैंने इस काम को डेली करना चालू कर दिया। साथ ही साथ IPPB का काम करने के लिए आपको IPPB की भी आईडी बनवानी पड़ती है। तो इसके लिए आपको अपने हेड ऑफिस में जाके IPPB के जो मेन मैनेजर होते हैं उनसे बात करनी होती है कि IPPB की आईडी कैसे बनती है। तो IPPB की आईडी बनाने के लिए आपको IPPB के मैनेजर से बात करनी है कि IPPB की आईडी कैसे बनेगी। तो वो आपसे आपकी सारी डिटेल्स ले लेंगे, आपकी ऑपरेटर आईडी एंड जो भी आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो सारी चीज़ आपसे मांग ली जाएगी। आपका जो ऑफिस का मोबाइल है उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल भी वो मांगते हैं। तो ये सब डिटेल्स आप जैसे ही प्रोवाइड कर देंगे उसके विदिन 5 to 7 डेज़ में वो आपकी IPPB की आईडी बना देते हैं। उसके बाद आप जो भी IPPB का काम है वो भी करना स्टार्ट कर सकते हैं। और जो IPPB का काम होता है वो इंसेंटिव बेस्ड होता है, मतलब IPPB का काम करने पे आपको इंसेंटिव भी मिलता है। तो मतलब आप जितना IPPB का काम करेंगे उसमें आपका पर्सनली भी फ़ायदा होगा। मतलब आपको एक अकाउंट ओपन करने पे लगभग 38-39 रुपये मिलते हैं और साथ ही साथ उसका यदि डेबिट कार्ड वगैरह सब मिला दें तो आपको लगभग 50 रुपये एक अकाउंट ओपनिंग के IPPB में मिल जाते हैं।
साथ ही साथ जो RPLI PLI का काम होता है उसको करने पे भी आपको कमीशन मिलता है। तो आप यदि RPLI PLI का काम अच्छे से करेंगे तो उसमें भी आपका बहुत अधिक फ़ायदा है। अब बात कर लेते हैं कि जो TD होता है उसमें भी कमीशन मिलता है आपको 2% का। मतलब यदि आप 1 लाख की TD करते हैं तो उसमें आपको सीधे-सीधे 2000 रुपीज़ का फ़ायदा मिल जाता है। यानी कि आप जब 1 लाख की TD करेंगे तो उसमें आपको 2000 रुपीज़ सैंक्शन होके आ जाएगा। आपको सबसे पहले यहाँ से एक बिल बना के भेजना पड़ता है TD का, उसमें आपको 2000 रुपीज़ अमाउंट को क्लेम करना पड़ता है। जैसे ही आप क्लेम कर लेंगे उसके बाद आपको अपने सैंक्शन होने के बाद अपने बैलेंस से उसको माइनस कर लेने पे। तो अब बारी आती है कि मुझे किस प्रकार के टारगेट देखने को मिले इस BPM की जॉब में। तो सबसे पहले मेरी जॉइनिंग होने के बाद 12 जनवरी के बाद लगभग 1 महीने तक मैं फ्रीली काम करते रहा। 31 जनवरी तक मेरा काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद फरवरी के मंथ में, ये क्लोज टू मार्च मंथ होता है, इसीलिए फरवरी के महीने में बहुत ज़्यादा टारगेट देखने को मिले। सबसे पहले तो हमें सुकन्या का कैंप देखने को मिला जिसमें हमें सुकन्या के बहुत सारे खाते खोलने होते हैं। सुकन्या के खाते खोलने हमें आंगनवाड़ी से कांटेक्ट करना होता है और वहाँ पे जितनी बच्चियाँ होती हैं जिनके सुकन्या के खाते नहीं खुले हैं उनके सुकन्या के खाते ओपन करवाने होते हैं और उनका रिकॉर्ड हमें और उसका रिकॉर्ड हमें ऊपर देना होता है। तो अब बात आती है आपको और किस प्रकार का टारगेट देखने को मिलता है। तो सुकन्या के अलावा आपको POSB के खातों का टारगेट देखने को मिलता है। साल भर में आपको 185 खाते खोलने होते हैं पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में, और यदि आप उतने नहीं भी खोल पाते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। यदि आप 100+ खाते भी ओपन कर लेते हैं तो एक बहुत अच्छी बात मानी जाती है, क्योंकि बहुत से BO लगभग 50 खाते भी एक फाइनेंशियल ईयर में नहीं खोल पाते हैं। इसलिए आपको मेहनत करके कम से कम 100 खाते तो खोलने ही होंगे साल भर में, जिससे कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा माना जाएगा और आपको मार्च के महीने में ज़्यादा कोई प्रेशराइज़ नहीं किया जाएगा। तो अब बात आती है कि मैंने कितने अकाउंट ओपन करे सुकन्या के कैंप में। तो जहाँ तक मेरे सुकन्या के कैंप की बात है तो उस टाइम मैंने लगभग 10 अकाउंट्स ओपन किए थे सुकन्या के, जो कि ईज़िली ओपन हो गए थे, क्योंकि यदि आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, लोगों से कॉन्टैक्ट्स बनाएंगे तो ईज़िली आपके सुकन्या के खाते भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब बात आती है कि आपको और किस प्रकार के टारगेट देखने को मिलते हैं। तो इसमें आपको PLI RPLI के भी टारगेट देखने को मिलते हैं। लगभग 18 से लेके 22 या 25 तारीख तक आपको एक लॉगिन डे देखने को मिलता है RPLI PLI का। इन बीच में आपको एक RPLI या PLI करना होता है। यदि आप नहीं कर पाते हैं तो इसके आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन आप ट्राई करें कि आप एक ना एक PLI RPLI इस बीच में ज़रूर से ज़रूर कर लें, तभी आपका काम अच्छा चल पाएगा और आपके सीनियर आपसे खुश रहेंगे। और अब बात आती है कि आपको क्या टारगेट्स ना करने से आपकी सैलरी होल्ड की जा सकती है। तो ऐसा कभी नहीं होगा। यदि आप अपना काम कर रहे हैं और आप टारगेट का 40-50% भी अचीव कर ले रहे हैं तो आपकी सैलरी कोई नहीं रोकेगा। लेकिन आप बिल्कुल भी ज़ीरो काम कर रहे हैं तो उस चांस में आपकी सैलरी रुक सकती है। तो आप प्रयास करें कि आपका कम से कम 30 से 50% काम अचीव हो जाए और आप अपने सीनियर्स की नज़रों में थोड़े अच्छे बने रहें और आपकी सैलरी नहीं रोकी जाएगी। साथ ही साथ आपके सीनियर्स आपको जो कहते हैं उस बात को सीरियसली लें और साथ ही साथ अपने काम को सीरियसली लेकर करते रहें। तो यही था मेरा पूरा 3 महीने का एक्सपीरियंस। साथ ही साथ आपको एक और बात बता दूं कि जो सैलरी है वो टाइम ऑन टाइम आपके अकाउंट में क्रेडिट होती रहती है, तो इसमें सैलरी की कोई समस्या नहीं है। आपकी सैलरी मैक्स टू मैक्स सिर्फ एक ही बार लेट होती है, वो कि मार्च महीने की सैलरी होती है लेट, वो भी 3 से 4 दिन लेट होती है, उससे ज़्यादा लेट नहीं होगी। और आपको पूरी सैलरी मिलती है आपकी, कभी आपकी सैलरी कटती नहीं है। आपकी सैलरी सिर्फ तभी कटेगी जब आप अनपेड लीव लेते हैं। तो ध्यान से आप देख कर ले लीव कि मुझे पेड लीव लेनी है या अनपेड लीव लेनी है। तो यदि आपको लीव पर एक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं लीव पर एक वीडियो बना दूंगा कि कितने प्रकार की लीव मिलती हैं, इसमें कितनी पेड होती हैं और अनपेड लीव कितनी ले सकते हैं और कितने समय के लिए आप इसमें लगातार लीव ले सकते हैं। A to Z सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा उस वीडियो में, तो आप उस वीडियो के लिए कमेंट डाउन कर सकते हैं। तो यही था मेरा पूरे 3 मंथ्स का एक्सपीरियंस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में एज अ ब्रांच पोस्ट मास्टर, एक ब्रांच ऑफिस में। यही था A to Z इन्फॉर्मेशन। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें
और यदि आपको जानना है कि मेरा परसेंटेज कितना था, मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ और सारी प्रोसेस क्या थी, तो आप राइट वाले वीडियो को क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। और यदि जानना है कि मेरी फर्स्ट सैलरी कितनी थी, तो आप लेफ्ट वाले वीडियो को फुल वॉच कर सकते हैं। धन्यवाद।